नमस्कार। तो अभी तक आपने हिस्ट्री का पहला चैप्टर में भाग 5 तक पढ़ लिया। भाग 5 तक में आपने अभी तक जर्मनी का एकीकरण पढ़ चुका है। जर्मनी का एकीकरण किस तरह हुआ, जर्मनी के एकीकरण में कौन कौन सा बाधा था और क्या सहायक तत्व था, ये पढ़ा। और लगभग इटली के एकीकरण के साथ ही 1871 में जर्मनी का एकीकरण भी हो जाता है और उसमें किस तरह से बिस्मार्क ने किस तरह से कूटनीति का प्रयोग किया और किस तरह से 3 युद्ध लड़ा। ठीक है, किस तरह से डेनमार्क को पराजित करता है ऑस्ट्रिया को मदद लेकर के। उसके बाद सेडोन का युद्ध, फिर सेडोवा का युद्ध लड़ता है और इस तरह से ऑस्ट्रिया और फ्रांस दोनों को क्या करता है, निकाल करके जर्मनी अपने छोटे छोटे 300 राज्य सभी को मिला करके एक कर लेता है। इस सब को आप लोग पढ़े। तो इसमें हम लोग पढ़े तो आप लोग देखें यहाँ के पे कि जर्मनी का जो सबसे शक्तिशाली राष्ट्र था प्रसा, उसका शासक था कौन, क्या नाम था प्रसा का शासक का? विलियम। तो विलियम ने अपना प्रधानमंत्री किसे बनाया था? चांसलर बिस्मार्क को बनाया था। और बिना और यहाँ पे क्वेश्चन आता है जो कि जरूरी है कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछता है यहाँ से परीक्षा में कि विलियम प्रथम के बगैर, क्योंकि देखिए परसा जर्मनी का शक्तिशाली राष्ट्र परसा था, परसा के नेतृत्व में ही जर्मनी का एकीकरण हुआ। हाँ, एकीकरण हुआ। और यहाँ पे सवाल ये है कि देखिए एकीकरण का सब काम किसने किया? परसा का शासक विलियम का चांसलर या प्रधानमंत्री बिस्मार्क ने। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विलियम प्रथम के बगैर, विलियम प्रथम कौन है? परसा का शासक। इसके बिना जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। केवल बिस्मार्क ने बहुत सारा कूटनीति का प्रयोग किया, आपने देखा किस तरह से वह 3 युद्ध लड़ा, सब कुछ किया। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि बिस्मार्क खुद मानता था कि विलियम प्रथम के बिना वह जर्मनी को एक नहीं कर पाता। क्या कारण है इसका? विलियम प्रथम उसका शासक, परसा का शासक, परसा जर्मनी के राज, क्या कारण है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्यों ऐसा लग रहा था बिस्मार्क को कि बिना विलियम प्रथम के बल पर जर्मनी को एक नहीं कर पाता, जबकि वह कूटनीति के बल पर सब कुछ तो वही किया। तो देखिए इसका यह आंसर है, इसका क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि विलियम प्रथम के बिना जर्मनी के कारण अकेला बिस्मार्क नहीं कर पाता, बिस्मार्क के लिए असंभव था। क्यों? ठीक है, यही पूछ रहा है क्वेश्चन, क्यों, कैसे। तो देखिए इसका आंसर आपको बताते हैं। तो देखिए जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा था साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद क्या किया? ऑस्ट्रिया क्या कर रहा था? ऑस्ट्रिया और फ्रांस क्या कर रहा था? धीरे धीरे इसके राज्य को क्या कर रहा था? हड़प रहा था। तो सबसे बड़ा बाधा यही था साम्राज्यवाद। इसमें 3 देश था शामिल जो इसके राज्य को छीना हुआ था, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस। तो इससे लड़ने के लिए साम्राज्यवाद यानी तीनों देश से लड़ने के, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, फ्रांस जो इसका राज्य को हड़प लिया था, इससे लड़ने के लिए विशाल सेना का गठन करना जरूरी था। विशाल सेना चाहिए था और रक्त और लोहा की नीति चाहिए थी। ठीक है, रक्त लेना है और लोहा, रक्त बहाना है और लोहा लेना है, तो ये सब करना जरूरी था। इसके बिना ये तीनों राज्य को हराना मुश्किल था। तो इसके लिए विलियम प्रथम, अब देखिए विलियम प्रथम जो परसा का शासक, यह जानता था कि जर्मनी के एकीकरण के लिए फ्रांस और ऑस्ट्रिया को हराना क्या है, जरूरी है। और इस काम को बिस्मार्क ही कर सकता था। इसलिए परसा ने क्या किया था, सैनिक शक्ति को बढ़ाया है और बिस्मार्क को अपना क्या बनाया, प्रधानमंत्री बनाया। ठीक है, तो बहुत विशाल सेना की जरूरत था इसके लिए विशाल सेना की जरूरत था, क्योंकि तीनों देश को हराना है। ऑस्ट्रिया वैसा देश को हराना है, उसके बाद किसको हराना है, फ्रांस को हराना है। तो विशाल सेना बनाना पड़ेगा ना, छोटा मोटा सेना से ये जीत तो होगा नहीं। तो जब विशाल सेना का बात आया तो पूरे परसा में खलबली मच गया कि इसमें खर्चा क्या उठाएगा। तब विशाल सेना होगा तो विशाल सेना का जो रसद होगा, रसद किसे कहते हैं तो बताते हैं, सेना का जो उपयोग में जो भी खाना पीना कपड़ा वस्त्र होता है उसको रसद कहते हैं। सेना जब युद्ध पे जाता है तो उसको जो भी चीज़ की जरूरत होता है ना, वहाँ खाना पीना, औजार, बम, कपड़ा, उस सब साधन को रसद कहते हैं। तो वहाँ सेना, जो विशाल सेना का गठन किया गया, तो विशाल सेना के लिए वहाँ पर रसद की जरूरत था, इसके लिए पैसा की जरूरत है। अब तो हड़कंप मच गया पूरे परसा में, के देगा, कहाँ से इतना पैसा देगा, सब मुकर गया। अब बिस्मार्क वहाँ क्या करता अकेले? सेना कैसे, भूखे सेना लड़ पाता क्या? भूखे सेना लड़ सकता है? नहीं लड़ सकता है। तब उसमें पैसा का सवाल आ गया, सब पीछे हट गया। लेकिन इस सेना के इस खर्च को लेकर संसद में बवाल मच गया, बवाल मच गया, कहाँ से गया इतना खर्चा, इतना विशाल सेना के लिए। तब विलियम प्रथम पता है ना कौन है, परसा का शासक, ने भरपूर सहयोग किया, कहा कि नहीं हम इस खर्च को उठाएंगे। और इस तरह से जर्मनी के एकीकरण का सपना पूरा हुआ। तो बताइए, तो बिस्मार्क के लिए क्यों असंभव लग रहा था बिना विलियम? क्योंकि खर्चा वही दिया, खर्चा नहीं देता तो विशाल सेना नहीं बनता, विशाल सेना नहीं बनता तो ये कभी भी क्या हो सकता था, एकीकरण जर्मनी का नहीं होता, ना ऑस्ट्रिया हारता ना फ्रांस होता। इसलिए विलियम जो कि पैसा से मदद किया वो नहीं होता, तो बिस्मार्क अपने कूटनीति के बल पे केवल
एकीकरण नहीं कर पाता। सेना चाहिए, सेना के लिए खर्चा चाहिए, खर्चा के लिए संसद में बवाल मच गया और वह खर्चा का जिम्मेदारी विलियम ने उठाया। इसलिए विलियम के बिना बिस्मार्क को असंभव लग रहा था जर्मनी एकीकरण। हमको लगता है कि आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको जर्मनी एकीकरण से ही था, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग पढ़ते हैं यूरोप का एक और देश है जिसका नाम है यूनान। चलिए आज हम यूनान के बारे में पढ़ते हैं। यूनान का स्वतंत्रता आंदोलन, तो देखिए पड़ोसी को देख करके पड़ोसी रंग बदलता है। फ्रांस में क्रांति हुआ, इसको देख करके इटली ने रंग बदला, जर्मनी ने बदला, तो फ्रांस भी अछूता नहीं रहेगा, फ्रांस भी। और आपने यहाँ तक, लेकिन एक थोड़ा सा यूनान और इटली, जर्मनी और फ्रांस में थोड़ा सा अंतर है। फ्रांस अपने ही राजा से लड़ा, इटली भी अपने ही जो भी टूटा हुआ था राज उससे लड़ा, और जर्मनी भी कहीं ना कहीं अपना राज कोई कुछ हड़पा था, हड़पे हुए था, तो उससे लड़ा। लेकिन ये यूनान को कोई हड़पा नहीं, बल्कि पूर्ण रूप से गुलाम था किसी का। जर्मनी इटली का तो कुछ राज उसका था भी, लेकिन ये यूनान पूरा रूप से गुलाम था। जैसे हमारा इंडिया अंग्रेज का गुलाम था, पूर्ण रूप से ये गुलाम था। तो पूछिएगा किसका गुलाम था, ये तुर्की का गुलाम था यूनान, ठीक है। इटली में अपने ही राजा या और भी जो आसपास के देश से वो सब चढ़ाई किया था, ये था। जर्मनी में भी अगल बगल के जो देश से, फ्रांस से कुछ क्षेत्र को जीता था, कुछ तो उसके पास भी था। फ्रांस तो बिल्कुल अपना राजा से ही लड़ा, लेकिन ये यूनान गुलाम था प्योर रूप से। इसका सब राज गुलाम था दूसरे का। किसका गुलाम था, तो ये गुलाम था तुर्की का। और मैं बता दूं यूनान वही देश है जिसमें विश्व विजेता सिकंदर पूरे दुनिया को कहता है कि जीतने वाला था, जीतने का सपना देखा था, वह सिकंदर यही का था। तो यूनान बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा, बहुत ही महान देश रहा है, बहादुरों का देश है यह। बहुत सी साहित्यकार, बहुत सी किताब, बहुत सारे साहित्य का किताब जो है यहाँ पर रचना हुआ, बड़े बड़े लेखक यहाँ पर पैदा हुए। ये बहुत ही महान धरती है, लेकिन ये फिर भी गुलाम था। तो देखिए यूनान का अतीत का मतलब इतिहास काफ़ी गौरवशाली रहा है, बहुत अच्छा रहा है, गौरवमय रहा है। इसे यूरोपीय, और इतना अच्छा यहाँ का इतिहास रहा कि इसे यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। यूरोपीय सभ्यता का पालना, या तो यूरोप में जो सभ्यता है, कल्चर है, उसको पालने वाला है या यूनान। यूरोप का जो भी कल्चर है उसका पालना है। पालना का मतलब जिसमें बच्चा को पाला झुलाया जाता है, और यूरोप का जो कल्चर है उसका पालना कहा जा रहा है यूनान को। तो समझिए कि ये कितना महत्वपूर्ण है यूरोप में, ये यूनान। लेकिन क्योंकि यह क्यों इसको पालना कहा जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ ज्ञान, विज्ञान, कला, साहित्य, संस्कृति, दर्शन सबका केंद्र रहा। हर कुछ यहाँ पे, ज्ञान, विज्ञान, साइंटिस्ट, योद्धा, सब कुछ यहाँ रहा, पैदा हुआ इस धरती पे। इस देश में दूसरे देश, इस देश में दूसरे देश के लोग या विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। इतना महान था ये देश कि यहाँ पे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी थे जहाँ पे देश विदेश के लोग पढ़ने तक आया करते थे। लेकिन खुद तरक्की नहीं कर पा रहा था यूनान। क्यों? क्योंकि यह तुर्की का गुलाम बना हुआ था, ठीक है। आज़ाद होने के लिए इस यूनान ने हिटोरिया फिलाइड नामक गुप्त संस्था बनाया। आज़ाद होने के लिए एक संस्था बनाया। किसी भी देश को आप लोग अभी तक पढ़े, आज़ाद होने के लिए ढेर कार्बोनरी, कहीं जलवे राइन, बहुत सारा संस्था संगठन बना। तो यहाँ भी क्या हुआ, यूनान में हिटोरिया फिलाइड नाम का जो संस्था बना। पूछेगा किस देश से संबंधित है, तो यूनान देश से संबंधित है। यूनान को आज़ाद करने के लिए संस्था बना था, ठीक है। ये गुप्त संस्था था, मतलब ये छुप के रहता था, और छुप करके क्या करता था, लड़ाई करता था, ठीक है। गोरिल्ला युद्ध जैसे होता है ना, छुप करके युद्ध करता, छुप करके दुश्मन पर हमला करता था। ये गुप्त संस्था था, समझ में आ रहा है। तो देखिए यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन था। तो यूनान को आज़ाद कराने में इंग्लैंड का एक महान कवि था जिसका नाम था लॉर्ड बायरन। तो ये इंग्लैंड का कवि है। कवि कहाँ है, इंग्लैंड का। और यूनान को आज़ाद करने के, यूनान का साहित्य, यूनान इतना अच्छा धरती रहा, इतना गौरवशाली इतिहास रहा कि इसके लिए इंग्लैंड का कवि, उसमें भी कौन, महान कवि लॉर्ड बायरन, इंग्लैंड का कवि होकर के यूनान में आकर के शहीद हो गया उस यूनान की लड़ाई के चलते। देखिए क्या जरूरत पड़ा आज पाकिस्तान के लोग को कि भारत को आज़ाद कराने के लिए वो एक बात बोले भी, जबकि देखिए इंग्लैंड का लोग यूनान के आज़ादी के लिए, वहाँ का वो महान कवि शहीद हो गया, मर गया, अपना जान दे दिया। तो यूनान को आज़ाद कराना कितना जरूरी था। तो जब कोई विदेशी आकर के तो आपके देश को आज़ाद कराने के लिए जान दे सकता है, तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ करिएगा, कुछ ना कुछ आपके मन में ज़रूर है कि होगा। तो क्या हुआ, लॉर्ड बायरन, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, यूनान को आज़ाद कराने के लिए किस महान कवि ने अपनी शहादत दी? लॉर्ड बायरन ने। कहाँ का था लॉर्ड बायरन? इंग्लैंड का था। और शहीद किसके लिए हो गया? यूनान के लिए। तो सोचने का बात है, जिसके कारण यूरोप आक्रोश, पूरे यूरोप में
पूरे यूरोप में आक्रोश, मतलब समझ लो गुस्सा छा गया तुर्की के खिलाफ पूरा, कि एक विदेशी आकर के यहाँ पे हमारे देश के लिए मर गया, अब हम लोग न छोड़ना तुर्की को नहीं है, यूनान को आज़ाद करके ही छोड़ना है, छा गई। 1827 में लंदन में एक सम्मेलन हुआ है। इंग्लैंड का राजधानी इंग्लैंड में ही लंदन है। इंग्लैंड का सबसे बड़ा शहर क्या है? लंदन। दुनिया का सबसे बड़ा शहर क्या है? लंदन है। और वो जो शहीद जो हुआ था वो इंग्लैंड का था, इसलिए इंग्लैंड वाला सब गुस्सा गया होगा। तो 1827 में लंदन में एक सम्मेलन हुआ जिसमें रूस भी चाहता था कि यूनान आज़ाद हो। फ्रांस, इंग्लैंड, ये तीनों एक साथ हो गया इस सम्मेलन में भाग लिया। कब? तो 1827 में लंदन में एक सम्मेलन हुआ, उसमें रूस, फ्रांस और इंग्लैंड एक साथ होकर तुर्की के खिलाफ क्या किया? तुर्की के खिलाफ अपना तीनों देश अपना सेना को एक साथ, तीनों देश अपना सेना भेजा हैं। और नवारिनो की खाड़ी में एक जगह है, नवारिनो का खाड़ी हैं, जहाँ पे तीनों देश अपने एक साथ सब सैनिक उतार दिया। किसके खिलाफ? तुर्की के खिलाफ लड़ने के लिए। तीनों देश कौन कौन सा देश? रूस, फ्रांस और इंग्लैंड एक साथ नवारिनो के खाड़ी में सब सैनिक को उतार दिया, जिसमें तुर्की और तुर्की का साथ देने के लिए कोई नहीं, एक वो मिस्र देश आया था मात्र। यूनान का, इसमें यूनान का सैनिक तो होगा ही, यूनान, फ्रांस, रूस, चार इधर। इधर तुर्की का साथ देने के लिए कोई नहीं आया, बस एगो मिस्र आया। और इस तरह से मिस्र और तुर्की दोनों का ज़बरदस्त हार हुआ। उसके बाद फिर 1829 में यूनान और तुर्की के बीच एड्रियानोपल की संधि हुआ था, फिर मेल मिलाप हुआ दोनों, और तुर्की से इस तरह से यूनान क्या हो गया। जब किसी भी देश में जब देखिए जब मारपीट हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, आज़ाद हो या गुलाम हो, कुछ भी हो जाता है, उसके बाद फिर संधि होता, नहीं तो लड़ाई लंबा चलता रहेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि तुर्की और मिस्र हार गया। फिर 1829 में एड्रियानोपल की संधि, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एड्रियानोपल की संधि कब हुई और किसके बीच हुई? यूनान और तुर्की के बीच हुआ। और फिर दोनों अपना आराम से, तुर्की भी कहा चलो ठीक है, तो यूनान को, तुम्हारा यूनान तुम लो, हाँ, और फिर अपना अपना जगह पे सब क्या किया, शांत हो गया। तो इस तरह से यूनान का स्वतंत्रता संग्राम आप लोग देख रहे हैं इसमें। और इस तरह से कुस्तुनतुनिया लिखा गया यहाँ पे, ठीक है, वही होगा 1829 में क्या हुआ, ये आज़ाद हो गया। और इसके बाद देखिए ये 1829 में यूनान और तुर्की के बीच जो संधि उसको क्या कहते हैं? तो एड्रियानोपल की संधि। उसके बाद फिर 1832 में कुस्तुनतुनिया का संधि होता है, ठीक है, जिसमें यूनान को आज़ाद कर दिया गया। फिर कुछ दिन के बाद एक और संधि होता है 1832 में, कुस्तुनतुनिया की संधि, हैं। और इसमें क्या कर दिया गया, यूनान को आज़ाद कर दिया गया। और ओटो एक आदमी है, उसको वहाँ का शासक यानी राजा बना दिया गया यूनान का। कहाँ का राजा बना दिया गया? यूनान का राजा बना दिया, ठीक है, समझ गए। तो यही इस तरह से अभी तक यूनान आज़ाद हो चुका है, और यूनान में ओटो नाम का राजा को बना भी दिया गया। तो समझ में आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे इस तरह से कुल मिला के यूनान क्या हुआ, आज़ाद हो चुका है। इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा कहानी देखिए। यूनान का इतिहास बहुत अच्छा था, ज्ञान विज्ञान का केंद्र था, तरक्की नहीं कर पाया क्योंकि तुर्की गुलाम था। और यहाँ से एक संगठन हिस्टोरिया फ्लाइट बनाया इसने। और यूनान का स्वतंत्रता के लिए एक महान कवि लॉर्ड बायरन साथी हो गया। इसके लिए 1827 में लंदन में एक सम्मेलन हुआ। इसमें रूस, फ्रांस, इंग्लैंड और यूनान तीनों क्या करता है, नवारिनो की खाड़ी में अपना सैनिक उतार दिया। तुर्की का साथ केवल मिस्र दिया और हार गया। और 1829 में यूनान और इसके बीच क्या होता है, एड्रियानोपल का संधि होता है। उसके बाद 1832 में फिर कुस्तुनतुनिया का संधि होता है, जिसके द्वारा यूनान को आज़ाद कर दिया जाता है। पूछेगा यूनान कब आज़ाद हुआ, तो 1832 में। कब यूनान आज़ाद हुआ होता है, यूनान कब आज़ाद होता है, 1832 में कुस्तुनतुनिया के संधि द्वारा होता है, ठीक है। युद्ध विराम होता है इन दोनों का, कौन? एड्रियानोपल के संधि के द्वारा युद्ध पर रोक लगा देता है दोनों। तो ये समझ गए आप लोग। तो यूनान में मिल गया आज़ादी। अब इसका असर थोड़ा सा कहाँ पड़ता है, हंगरी में भी। अब हंगरी है भी पड़ोसी, हाँ। अब यहाँ पे देखिए हंगरी की राजधानी क्या है, यहाँ हंगरी होगा, हंगर लिखा गया है। यहाँ पे क्या होगा, हंगरी। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। ये क्वेश्चन भी खूब परीक्षा में आता है, हंगरी की राजधानी कहाँ है, बुडापेस्ट है। हंगरी पूर्ण रूप से ऑस्ट्रिया का अधिकार था। हंगरी को पूरा रूप से कौन हड़प ले था, ऑस्ट्रिया, मेटरनिख, ठीक है। 1848 का फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव यहाँ की जनता पर। जब 1848 में जब फ्रांसीसी क्रांति हुआ, मेटरनिख का हार हुआ उसमें, तो इसका असर हंगरी पर भी, जनता पर भी पड़ा। और सबों ने इसका विरोध किया। किसका विरोध किया, ऑस्ट्रिया का, कि हम, है कि नहीं, तुम लोग गलत कर रहे हो, है कि नहीं। पहले कोई नहीं बोलता। जब फ्रांस में देखा, फ्रांस में जनता सब कर रहा है ना, तो तब धीरे धीरे इटली वाला करता है, जर्मनी वाला करता है, तो यूनान वाला करता है, हंगरी। इसलिए फ्रांस जो है राजनीति का केंद्र है अभी भी दुनिया में। राजनीति का शुरुआत वहीं से हुआ, कहीं ना कहीं लोकतंत्र का स्थापना। इसके बाद देखिए दो नेता यहाँ पर उभरा हंगरी में, कोसुत और फ्रांसिस।
डिक, कोसोवो फ्रांसिस डिक नामक क्रांतिकारी ने आंदोलन को जारी रखा और 31 मार्च 1848 को ऑस्ट्रिया ने हंगरी को कहा जाओ आज़ाद हो जाओ, आज़ाद कर दिया, क्योंकि मजबूर कर दिया सब मिल करके, क्योंकि हर तरह से ऑस्ट्रिया हारते आ रहा था। और इस तरह से 1848 को क्या होता है, 31 मार्च 1848 को क्या होता है, ऑस्ट्रिया कमज़ोर पड़ने लगा था ना। 1848 क्रांति में मेटरनिखे का युग का अंत हो गया था। 1815 से 1848 से किसका युग था, मेटरनिख का युग का अंत 1848 में होता है। इस तरह से ऑस्ट्रिया कमज़ोर हो जाता है। और हंगरी भी क्या होता है, इस तरह से आपको 31 मार्च 1848 को जीत आज़ाद हो जाता है। तो ठीक है, ये समझ गए। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद और भी जितने भी देश है आसपास का, पोलैंड, बोहेमिया, इन पर भी फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव पड़ा और वे सभी भी आज़ाद हो गया। जो गुलाम था वो आज़ाद हुआ, या जो टूटा हुआ था एकीकृत हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसका जो क्रांति का फ्रांसीसी क्रांति हुआ, इसका असर यूनान के साथ साथ क्या होता है, हाँ, यूनान के साथ साथ पोलैंड, बोहेमिया पर भी पड़ता है। और ये सब भी क्या करता है, आज़ाद हो गया या तो एकीकृत हो गया। जो गुलाम था आज़ाद हुआ, जो टूटा हुआ था एक हुआ। ठीक है। अब यूरोपीय राष्ट्रवाद, अब देखिए एक बात देखिए, यूरोपीय राष्ट्रवाद जितना भी है, फ्रांस का क्रांति हो से जो भी सीख लिया, इटली, जर्मनी जो भी आज़ाद हुआ, हंगरी आज़ाद हुआ, इससे हम लोग क्या है, खुश है कि दुख है, खुश हैं कि दुख है, खुश हैं कि दुखी है। तो हम लोग खुश हैं। ठीक है, अच्छा हुआ, दुनिया में ठीक हुआ, बुरे राजा का अंत हुआ। लेकिन एक बात बताते हैं, इससे हम लोग के लिए बड़ा दुख का खबर जन्मा कि ये सब जब इस समय राष्ट्रवाद फैला और यूरोप का इस सब देश में ऐसा राष्ट्रवाद फैला, इतना बड़ा राष्ट्रवाद फैला कि वो सब अपना देश को बढ़ाने के चक्कर में लग गया। और इसके लिए उसने क्या किया, देश दुनिया के सभी देश को गुलाम बनाना शुरू कर दिया। इतना राष्ट्रवाद उस वो फैला कि पूरे देश दुनिया में उसने क्या क्या गुलाम बनाया, और भारत को भी बनाया। इसका फ्रांस में राष्ट्रवाद का सही सकारात्मक परिणाम सब कुछ हुआ, लेकिन हम कुछ देशों के लिए, दुनिया के लिए नकारात्मक परिणाम हुआ कि वह साम्राज्यवादी हो गया। उसके बाद उस समय इतना राष्ट्रवाद भावना हुआ ना कि सब अपना देश को इतना चाहने लगा कि अपना देश को अपना सीमा के अंदर और देश दूसरा देश तक में फैलाना शुरू कर दिया। साम्राज्यवादी हो गया सब, यूरोप का सब देश। और वो सब देखिए छोटे छोटे देश है यूरोप का सब। इंग्लैंड देखिए कि जर्मनी, फ्रांस, सब तनी तनी के देश है। और वो दुनिया का तमाम बहुत सारे, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया के बहुत सारे देश को गुलाम बनाना शुरू कर दिया। और वो राष्ट्रवाद के कारण ही हुआ। राष्ट्रवाद का बुरा प्रभाव पड़ गया वहाँ पे, इतना राष्ट्रवाद ज़्यादा हो गया ना कि साम्राज्यवादी हो गया वो सब। ठीक है, तो यही हम देखे हैं स्टार में कि पोलैंड, बोहेमिया पर भी फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव पड़ा, वैसे आज़ाद हो गए, यह एकीकृत है। और यूरोपीय राष्ट्रवाद ने ये उग्र रूप धारण कर लिया। उग्र मतलब पूरा खतरनाक रूप धारण कर लिया। उसके बाद वो सब सभी देश, जर्मनी, इटली, सब अपना में तो हुआ ठीक, उसके बाद इतना खतरनाक हो गया कि दुनिया के सब देश को आज़ाद जीत करके वह अपना देश मिलाने लगा, रूप धारण कर लिया। और साम्राज्यवाद का नीति के तहत एशिया, अमेरिका, अफ्रीका को अपना उपनिवेश यानी गुलाम बनने लगा। फिर इसी बनने लगा। फिर इसी क्रांति मतलब कौन सा, वही सब उस जगह क्रांति हुआ फ्रांस में। फिर हम लोग गुलाम बनाया। फिर ये जितना भी अमेरिका, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया या हमारा एशिया का जो भी देश गुलाम बनाया, फिर हम लोग उसी क्रांति से, फिर हम लोग पर भी उसका प्रभाव पड़ा। फिर जब हम लोग भी पढ़े विश्व हिस्ट्री, जब हम लोग भी देश विदेश पढ़ने गए, हमारा यहाँ का लोग सब, तो वो सब जब क्रांति के बारे में पढ़ा, वहाँ का फ्रांस का क्रांति यारू, उस स्कूल में वैसे ना पढ़ाया जाता था। तो यहाँ के विद्यार्थी जो विदेश पढ़ने गया तो वो सब पढ़ा, तो उस अरे वारे भाई, बड़ा बड़ा चार्ल्स स्टेन को, मेटरनिख को, हैं इस सब को यहाँ पे मार के गिरा दिया है। ये सब तब ये सब ऐसा करके हम लोग की तरफ आता है। ये सब तो अपने में ये सब किताबें कहा है कि ऐसा ऐसा सब किया है, जो गलत किया उसको ऐसा ख़त्म किया। यही सब जो गया है सब पढ़ने के, जो विद्यार्थी यूरोप, वहाँ पढ़ा, वहाँ किताब में किसने किस तरह से चार्ल्स स्टेन को मारा, किस तरह, तब तो ये कंडीशन हम लोग के पास भी ऐसा मौका है। हम लोग को यही सब किताब कहता है कि तब इसको हम लोग को भी भगाना चाहिए, क्योंकि यूनान भी आज़ाद हुआ तुर्की से, यूरोप का देश है। हंगरी भी आज़ाद होता है, तो हमको भी क्या करना चाहिए, अब आज़ाद होना चाहिए। तब फिर हम लोग इसी से प्रेरित होकर के वही राष्ट्रवाद से सब राष्ट्रवाद होकर उग्र रूप धारण करके हम लोग गुलाम बनाया। फिर उसी राष्ट्रवाद से प्रेरित होकर हम लोग क्या करें, सभी देश, हम लोग ही, हमारे साथ जितना भी देश गुलाम था, जैसे भारत इंग्लैंड का था, चीन भी इधर फ्रांस से गुलाम था, तो दुनिया का जितना भी इधर एशिया, अफ्रीका, अमेरिका सब गुलाम बने थे, सब उसी से सीख कर फिर हम लोग उसी से लड़े। ठीक है, आज़ाद हुआ हमारा भारत भी 15 अगस्त 1947 को। यूरोपीय देश इंग्लैंड से क्या हुआ, आज़ाद हुआ था, तो हम लोग इंग्लैंड का क्या थे, गुलाम थे। तो कुल मिला के आपने देखा यही चैप्टर में कि यूरोप में किस तरह से 15वीं शताब्दी में पुनर्जागरण काल होता है और उससे राष्ट्रवाद का उदय होता है, 3 क्रांति हो जाता है। वहाँ पे तीनों धड़ाधड़ 3 राजा को क्या करता है, 1848 समेटता है। और ये 1848 तक ये 3 जो क्रांति हो जाता है, 1789 जुलाई 1830 और उसके बाद 1848, ये तीनों क्रांति से
इटली सीखता है, जर्मनी सीखता है, यूनान सीखता है, हंगरी सीखता है, और ये अंत में सबको गुलाम बनाता है वो सब। फिर आगे चल के अपना में ठीक सब देश बन जाता है, आज़ाद हो जाता है, सब ठीक हो जाता है, एकीकरण हो जाता है, बस वो देश दुनिया में गुलाम बनाने को शुरू कर देता है, गुलाम बनाता है, फिर हम लोग गुलाम बन जाते हैं। फिर उसी का जो ये फ्रांसीसी घटना उससे सीख करके फिर हम लोग फिर उस सबको भी क्या करते हैं, आज़ाद हो जाते हैं हम लोग भी, और अभी हमारा भारत तब आज़ाद होता है इस तरह से यूनानी फ्रांसीसी जो भी फ्रांस यूरोपीय जो भी राष्ट्रवाद का उदय हुआ, जो भी फ्रांसीसी क्रांति हुआ, सकारात्मक प्रभाव उस पर पड़ा, और हम लोगों पर कुछ नकारात्मक प्रभाव इसका पड़ा कि हम लोग सब गुलाम बने। 200 साल तक लगभग भारत उसका गुलाम रहा। पहले भारत को सोना का चिड़िया कहा जाता था, फिर उसके बाद सब सोना लेके चला गया, वो 200 साल तक भारत को शोषण किया वहाँ का लोग सब। अब सिर्फ यहाँ पे सोना सब चला गया है, यूरोप ले गया सबका 200 साल तक, अब यहाँ पे सिर्फ बच गया है चिड़िया। पहले भारत सोना का चिड़िया था, अब सिर्फ चिड़िया है यहाँ पे भारत में। देखो कौवा मैना बोलता है, सोना सब चला गया कहाँ, इंग्लैंड। तो ये यूरोपीय राष्ट्रवाद का एक अच्छा दृष्टिकोण है उसके लिए, और हम लोग के लिए थोड़ा सा क्या हुआ, नकारात्मकता आया हम लोगों के लिए, थोड़ा सा हम लोग गुलाम बने उसी राष्ट्रवाद के कारण ही उस सबका उग्र रूप धारण कर लिया। ठीक है, तो कुल मिला के दुनिया को इससे सही मैसेज जाता है कि कोई भी किसी राजा भी अगर निरंकुश हो तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। देश में अगर कोई गुलाम बनाया है तो उसको हटना चाहिए, हटा देना चाहिए, जनता को उसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। ठीक है, ये सब सकारात्मक बात है। और नकारात्मक बात यही हुआ कि दुनिया के सभी को देश को गुलाम बनाया, और फिर एक दिन ऐसा समय आता है कि सब उसी से प्रेरित होकर क्या होता है, उसी क्रांति से प्रेरित होकर अपने अपने देश को आज़ाद कर लेता है। तो यही कुल मिलाकर ये चैप्टर में हुआ। अब आपका ये चैप्टर क्या हो चुका है, अभी समाप्त हो चुका है, ये चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है यहाँ पे अब। ठीक है, ठीक है, तो अब इस चैप्टर तो आपका समाप्त हो गया, लेकिन हम इस पर एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें हम लोग इसके जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपको परीक्षा में आता है, तो इसको हम लोग अगले भाग में लेकर आएंगे, और आप लोग अभ्यास करेंगे साथ साथ, तो आप लोग इसका तैयारी करके रखेंगे। ठीक है, और जब तो इसका क्या करेंगे, अगले ऑब्जेक्टिव में अगले भाग में हम लोग ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, तो आप लोग वहाँ पर अभ्यास कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अब अगले भाग में ऑब्जेक्टिव के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।